स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन आर एल एंड सी। सो देखिए क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन चार्ट, कंपैरिजन बिटवीन आर एल और सी के बीच में। तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तीन पार्ट में। It is here I'm taking resistance, here I just take here, it is resistance, inductance and capacitance. Let's see the difference between all these three elements. Okay. So अगर हम पहली बात करें, so अगर आपको इक्वेशन याद हो दोनों की, तो Vt equals to Vm sin omega t that is equals to V angle 0 डिग्री। ठीक है, यहां तक। अगर आई टी की बात करें तो ये होगी आई एम साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू आई एंगल 0 डिग्री। ठीक है, सिमिलर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होगी, वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी दैट इज वी एंगल 0 डिग्री। बट अगर मैं करंट की बात करूं तो इट इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, सो माइनस 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो यहां पर क्या होगी, वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू वी एंगल 0 डिग्री। और अगर मैं करंट की बात करूं तो क्या थी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड दैट इज आई प्लस 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक। सो अगर हम तीनों की करंट की कंपैरिजन में बात करें तो वोल्टेज के साथ एंगल 0 डिग्री है, वोल्टेज के साथ एंगल माइनस 90 डिग्री है और वोल्टेज के साथ कितना एंगल है, प्लस 90 डिग्री। ओके, सो इसी बात पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, फेजर डायग्राम। तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम देखते हैं दोनों के लिए, इट इज वी, इट इज आई। सिमिलरली अगर यहां पे मैं देखूं दूसरा पॉइंट, इट इज वी बट इट इज आई। ओके, 90। अगर यहां पे मैं दूसरा पॉइंट का डिफरेंस देखूं, देन इट इज V, then it is sorry, it is V and here having I. Okay, so अगर हम कंक्लूजन की बात करें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में, तो फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। कैसे हैं, दोनों इन फेज है। ठीक है, यहां तक। और यहां हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां इसको अंडरलाइन कर रहा हूं और यहां इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक। तो ये बात तो फिर अगर मैं इसी तरीके से इंडक्टर में बात करूं तो इंडक्टर में क्या होगा, फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो यहां पर हम जो वर्ड को एम्फेसाइज करेंगे वो क्या करेंगे, ये एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। नाउ अगर हम सिमिलरली बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या बात करेंगे, सॉरी थर्ड पॉइंट है यहां भी, फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, for a purely capacitive circuit, current leads voltage by 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे तो यहां पर वर्ड को जो एम्फेसाइज करना है वो करना है लीडिंग। ठीक है, यहां तक। तो अब तक हमने तीन बातें देख ली, एक तो एंगल की, सॉरी करंट, वोल्टेज और करंट इक्वेशन, फिर फेजर डायग्राम, और अगली बात कर ली कि किसमें कौन फेज में होता है, कौन लैग करता है और कौन लीड करता है। अगली बात करते हैं हम पावर फैक्टर के हिसाब से। पावर फैक्टर देखते हैं। सो पावर फैक्टर क्या था, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। तो वोल्टेज और करंट दोनों में एंगल 0 है, तो ये हो गया कॉस 0 1, दैट इज कॉल्ड यूपीएफ पावर फैक्टर, यूपीएफ। और यही होती है मैक्सिमम वैल्यू इसकी, कितनी होती है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, यहां तक। यहां पर अगर बात करें पावर फैक्टर तो है
cos थीटा बी माइनस थीटा आई। तो अगर हम दोनों का देखें 0 माइनस माइनस 90 दैट इज cos 90 और cos 90 का मतलब 0, बट यहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ZPF लैगिंग। कौन सा? 0 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, यहां तक। अगर यहां बात करें फोर्थ पॉइंट, सो वी विल कवर हियर पावर फैक्टर इज cos थीटा बी माइनस थीटा आई। ठीक है यहां तक। सो अगर यहां देखें वोल्टेज में एंगल 0, करंट में एंगल प्लस 90 दैट इज cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। यहां पर हम बात करते हैं 0 पावर फैक्टर लीडिंग, क्योंकि यहां पर इसको बोलते हैं, वैल्यू तो न्यूमेरिकली दोनों में सेम है, वैल्यू तो न्यूमेरिकली दोनों में सेम, बट यहां नेचर कैसा है? लैगिंग है, और यहां इसका नेचर कैसा है? लीडिंग। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अगर अगली बात करें हम फिफ्थ पॉइंट अगर बात करें तो देखते हैं पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, पीटी, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस के केस में था वी आर आई आर सॉरी माइनस वी आर आई आर कॉस 2 मेगा टी। ठीक है यहां तक। अगर हम यही केस देखें इंडक्टर के केस में तो पी टी इक्वस टू माइनस वी आर आई आर साइन 2 मेगा टी। ठीक है यहां तक। सो यहां पर देखें फिफ्थ पॉइंट में सी में तो पी टी इक्वस टू क्या था? वी आर आई आर साइन 2 मेगा टी। ठीक है, अब जरा जो काम की बात वो है, ये है जो वोल्टेज है और करंट है उनमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। कितनी है? ओमेगा। बट जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 मेगा। चाहे यहां आप डिस्कस कर लें, रेजिस्टिव केस में भी देख लीजिए, यहां पर इंडक्टिव केस में भी देख लीजिए, और कैपेसिटिव केस में भी देख लीजिए। फॉर सिंगल फेज सिस्टम the instantaneous power is having double frequency component. Due to that double frequency component, your single phase machine are more noisy as compared to three phase machine. So to have minimum noise we will use vibration absorber. So to have vibration absorber we have to take auxiliary equipment, so the cost of the equipment is more. Okay, so ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। अगर अगली बात की बात करें, so अगर हम देखते हैं 6th पॉइंट, देखें यहां P एवरेज जो होता है वो अगर हम S कॉम्प्लेक्स पावर की बात करें P प्लस JQ में, तो देखते हैं जो P होता है वो होता है VI के बराबर, और जो Q होता है वो 0 के बराबर होता है, और S जो है P के बराबर है। ठीक है यहां तक। अगर इंडक्टर में यही हम बात तय करें तो इंडक्टर में देखिए क्या बात होगी। तो इंडक्टर में अगर देखा जाए S बराबर P प्लस JQ से, सो यहां P तो 0 होता है बट Q बराबर क्या होता है? VI, बट Q जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है यहां तक। और यहां जो होता है P पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सिमिलर पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं इसमें कैपेसिटर में, देन S इक्वल टू P प्लस JQ से देखा जाए P तो 0 होता है बट Q कैसा होता है? माइनस VI। सो Q इज नेगेटिव। ठीक है यहां तक। तो अगर हम अगली बात करें यहां से, तो हियर इंडक्टर इज ए सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर, या अगर दूसरी यहां पे बात करने चाहें तो और भी हम बात बता सकते हैं, इंडक्टर कंज्यूम रिएक्टिव पावर। ओके, रिएक्टिव पावर। ठीक है यहां तक। तो ये बात हो गई। अगली अगर हम बात करें यहां पर इसी के लिए, कैपेसिटर के लिए, सो कैपेसिटर इज ए सोर्स ऑफ Q, सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। और अगर दूसरी डेफिनेशन दें, कैपेसिटर डिलीवर रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम। ठीक है यहां तक। यस, बात एक ही है। सो यहां तक हो गए हमारे 6 पॉइंट। आई थिंक ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। सो हमने पहला पॉइंट जो देखा वो इक्वेशन का देखा। इक्वेशन 0 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, देन फेजर डायग्राम में इन फेज, लैगिंग, लीडिंग,
इसी को हमने थ्योरेटिकल भी कन्वर्ट कर लिया था, पावर फैक्टर 1, यूपीएफ 0, लैगिंग 0, लीडिंग। देन इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन देख ली हमने यहाँ पे। फिर हमने देखा ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें जो है एवरेज पावर 0 होती है बट एवरेज पावर होती है बट क्यू 0 होती है, बट वहां एवरेज पावर 0 होती है और यहाँ एवरेज पावर 0 नहीं। तो यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट एवरेज पावर इज 0, एवरेज पावर इज 0, हियर आल्सो द एवरेज पावर इज 0। दैट मींस बोथ द प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट डू नॉट कंज्यूम एनी पावर, डू नॉट कंज्यूम एनी एक्टिव पावर। और हम लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है, अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो 7th पॉइंट में कवर कर रहा हूं। 7th पॉइंट देखिएगा क्या हो सकता है 7th पॉइंट। सो 7th पॉइंट में अगर बात करूं, सो वी विल हैव क्वालिटी फैक्टर, एंड क्वालिटी फैक्टर इज व्हाट, Q by P। तो यहां पर Q 0 है, यहां पर Q कितना है, 0 है। तो क्वालिटी फैक्टर इसका कितना होगा, 0। क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना होगा, 0, ठीक है। अगर यहां मैं बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ Q by P, P 0 है तो क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, Q by P, यहां भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। सो फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द क्वालिटी फैक्टर इज 0 एंड क्वालिटी फैक्टर 0, क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट, क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट। नाउ ठीक है, यहां तक। अगले अगर पॉइंट की बात करें जीटा, तो जीटा क्या होता है, जीटा बराबर होता है 1/2 टाइम्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो यहां पर जीटा इनफाइनाइट, और यहां पर अगर मैं बात करूं जीटा जो होगा 1/2 टाइम्स क्वालिटी फैक्टर, इट इज 0, यहां भी 0। और यहां भी अगर मैं बात करूं 8th पॉइंट में, तो यहां भी जो जीटा होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है यहां तक। तो ये हो गए 8 पॉइंट अबाउट द कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात कर लें, इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द एनर्जी स्टोर्ड इज 0 और the damping ratio is very high, that's why in a purely resistive circuit there is no transient. But in case of purely inductive and capacitive circuit, the energy stored is, there is energy stored, and the controlling element, the damping controlling element has minimum value, that's why they have transient, ठीक है यहां तक। तो ये बात लिख लेंगे आप लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। For a purely resistive circuit, the energy stored is 0 or the damping controlling element has maximum value. That's why in case of purely resistive circuit, there is no transient. ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर इन दोनों में कंबाइन करके लिखना चाहे 9th पॉइंट में about the transient, तो 9th पॉइंट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर transient। यहाँ क्या होगा, transient। तो यहाँ transient कितनी होंगी, 0 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर आप लोगों को लिखना हो। So in a purely inductive and purely capacitive circuit, there is energy stored in the capacitor, in the inductor, in the form of magnetic field. But in case of capacitor, the energy stored is in the form of electrostatic field. That is half Li square, here half CV square, and the damping, the oscillating or the damping controlling element has minimum value. So here transient are not absent. ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगला अगर हम पॉइंट कवर करना चाहें तो क्या हो सकता है, देखिए जीटा देख लिया, क्वालिटी फैक्टर देख लिया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9th पॉइंट तक तो हो गए हैं, अभी 10th पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो 10th पॉइंट देखते हैं, let's see what are the next point with respect to your inductor, resistance and capacitance. Okay, so अगर हम यहाँ बात करें पावर के रिलेशन की, so in the 10th point we have P equals to VI, that is I square R or V square by R. But for the inductor we have the relation Q is equals to VI, that is equals to I square XL और V square by XL. Similarly अगर मैं बात करूं यहाँ तो Q equals to VI, that is equals to I square XC and we have V square by XC, ठीक है यहाँ तक ना। अब यहाँ से क्या मीनिंग हो सकता है, देखिए V square अपॉन, नाउ XL is
ओमेगा एल दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर इनटू F1 upon F2. So you can have such type of numerical on the reactive power in case of inductor. Now अगला अगर मैं पॉइंट यहां देखता हूं तो क्या हो सकता है, इसको अगर हम सॉल्व करें v स्क्वायर एंड x इज व्हाट 1 अपॉन ओमेगा c, तो इट इज v स्क्वायर ओमेगा c। ठीक है यहां तक। तो अगर अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं तो ये हो सकता है q इज Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर इनटू F1 अपॉन F2 का होल F2। एग्री? सो दिस इज द 10th पॉइंट अबाउट द पावर रिलेशन इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या हो सकता है हमारा पॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इन द resistance, inductance and capacitance. Okay, so this is next point. So 11th point अगर हम बात करें तो 11th point अगर मैं बात करूं ना, रेजिस्टेंस अगर हम देखें, फ्रीक्वेंसी 0 हो या टाइम पीरियड इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट या टाइम पीरियड 0, इट इज ऑलवेज R। एग्री? नाउ in case of inductor, if you see the inductor's behavior in L is XL, so it is when F is 0, T is infinite, F is infinite and T is 0 और T equals to 0 plus, इस तरीके से कुछ पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अगर मैं यहां देखूं तो XL F0 तो XL शॉर्ट, so it is XL is 0 ohm, that is called short। ठीक है यहां तक। अगर मैं यहां देखूं तो यहां है XL की वैल्यू जो होगी वो होगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अगर हो गई तो ये हो गया ओपन सर्किट और यहां शॉर्ट सर्किट। ठीक है यहां तक। सो दिस इज द 11th पॉइंट अबाउट द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ऑल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द capacitor. So 11th point for the capacitor. Now for the capacitor I can write that it is XC, and XC is what? 1 upon omega C. So 1 upon omega C. Now and F is 0, T is infinite, F is infinite, T is 0। तो देखते हैं इनका क्या क्या अंतर होता है। So अगर मैं यहां से बात करूं, so जब अगर F 0 होगा and 1/0 is infinite, तो capacitor is open circuit, it is open circuit। what circuit? Open circuit। okay, but it is short। now similarly it is when F is infinite, X is 0, X is 0 का मतलब क्या हुआ? it is short circuit। so behavior are different। when the inductor is short, the capacitor is open। when inductor is open, your capacitor is short। hopefully ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अगला पॉइंट में अगर कवर करना चाहूं तो 12th पॉइंट देखता हूं इनमें क्या क्या हो सकता है। देखिएगा 12th point about the inductor and capacitor। now let's see the next point of the inductor, capacitor and resistance। now if you see the 12th point, AC representation, ठीक है यहां तक। सो रेजिस्टेंस का AC जो रिप्रेजेंटेशन था वो रेजिस्टेंस ही था, बट यहां पर अगर मैं बात करूं इंडक्टर इन AC इज रिप्रेजेंटेड बाय JXL, वेयर L इन हेनरी। ठीक है, और ये विदाउट AC भी ओम था और वैसे भी ओम था, बट यहां ये हेनरी है बट इधर ये ओम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है यहां तक। और अगर मैं बात करूं यहां पर कैपेसिटर के केस में, तो यहां पर C एंड इट इज माइनस JXC, सो इट इज फैराड एंड इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम। ओके,
So this is the AC representation of the resistance, inductance and capacitance. Now let's take the 13 point. If you take the Laplace transform of this, Laplace transform, then it is R. But if you see the Laplace transform of L, it is SL and S equals to j omega. S is equals to j omega, then it is j omega. L, it is also called JXL. So Laplace transformation and AC representation is the same meaning, okay? But Laplace transformation is a technique that transforms a signal from time domain to frequency domain when the real part of the S domain is 0. ये ध्यान रखिएगा ये बात जब आप Laplace वगैरह पढ़ें. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 12th point, सॉरी it is 13 point here. 13 point है यहाँ भी 13 point. तो अगर C का मैं Laplace लेता हूं तो क्या आएगा? It is 1 upon SC. It is 1 upon j omega c, so it is minus j xc. So this is the 13 point. Now next point देखते हैं हम अपना रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में. तो देखते हैं क्या होता है. So I hope ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आप लोगों के. So yeah, they are very interesting point. Okay. Now let's see the next point also. Okay. मिटा दें इसको. 13 पॉइंट हो गए यहाँ पर. We have just 15 approx 15 points the difference between the inductor, resistance and capacitance, so that you can have all the question from the numericals. Okay, so let's see the formula. Now next point अगर हम देखते हैं, this is 14 point. If you see the resistance versus F, then if you resistance versus F, it is constant. Okay, ठीक है. Now in general, now 14 देखिए, XL is omega L, it is 2 pi FL, so it is XL and F is, it is 2 pi L. Similarly, if you draw the curve for the capacitor, and XC is what? 1 upon omega c, so 1 upon 2 pi fc. So the graph is this. XC versus F is like that. Now अगर अगला पॉइंट हम देखें 15 पॉइंट, IM versus F ग्राफ. ठीक है. तो अगर हम यहाँ बात करें IM होता क्या है, IM इक्वल टू होता है V by R. ठीक है यहाँ तक. So hopefully ये बात समझ में आ रही हो. Now IM is independent. Here no formula for that. Okay. I1 is constant. IM